गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं घनश्याम लवानिया गुरु कृपा क्लासेज नदवी की तरफ से आपका ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कल हमने जहां पर विटामिन सी को छोड़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उस विटामिन सी को हमने कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। हमें आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है और नया टॉपिक है हमारा आज कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले में कुछ हमारा टॉपिक रह गया था विटामिन सी में, उसको हम नेक्स्ट में कंप्लीट यहाँ पर इसको पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किसके अंदर? आंवला के अंदर। विटामिन सी जो होता है उसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है आंवला के अंदर। और विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? प्रिय मित्रों, विटामिन सी की कमी से हमारा जो रोग होता है वो रोग है हमारा स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के अंदर क्या बात होती है, क्या खास बात होती है? जो मसूड़े होते हैं, इन मसूड़ों से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे इधर, ये स्कर्वी रोग का जो संबंध है, ये स्कर्वी रोग का जो संबंध है वो मसूड़ों से होता है। यानी मसूड़ों से ब्लड आना प्रारंभ हो जाता है हमारे किस रोग के अंदर? स्कर्वी रोग के अंदर। ये हमारा विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। हम आपको अब आगे बताएंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं और नया टॉपिक है हमारा इधर आज देखें मित्रों, इधर आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के बने हुए पदार्थ जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं। वे पदार्थ जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के जिन पदार्थों का निर्माण होता है वे सभी पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? वे हमारे समस्त पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें लगभग 55 से लेकर के 75% मात्रा में, 55 से लेकर के 75% मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी प्राप्त होती है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने आपको बताया अभी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा का एक प्राइमरी स्रोत माना जाता है या ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी ये ऊर्जा का एक प्राइमरी सोर्स होता है, ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत के रूप में ये माना गया है। तो यदि क्वेश्चन यदि हमारा आता है यहां से इधर कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमारा क्या होता है? ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत माना गया है वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा किसका स्रोत है? ये हमारा अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका बताइए? ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा लगभग हमारा जो 75% जो एनर्जी प्रोवाइड होती है बॉडी के लिए वो हमारी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। यदि मैं यहां पर रेशियो के बारे में बात करूं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो रेशियो पाया जाता है ये होता है 1:2:1। याद रखना मित्रों, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हमारा रेशियो मिलेगा कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये रेशियो मिलेगा 1:2:1, 1:2:1। कभी कभी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से भी आते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? तो याद रखना मित्रों, इधर कार्बन रेशियो ऑक्सीजन,
कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन व ऑक्सीजन का जो अनुपात माना गया है वो अनुपात होता है हमारा 1:1। 1:1 हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है। और यदि आपसे बात करता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन एवं हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ये रेशियो हमारा कितना होता है? ये रेशियो हमारा 1:2 होता है। कितना होता है? ये कार्बन यदि हाइड्रोजन का यदि रेशियो यदि आपसे पूछ रहा है तो ये 1 कितना हो गया? ये 1 कितना हो गया? ये 1:2 हो गया। ये आपको विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों, इधर ये आपको यहां से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इधर चलिए मित्रों, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इधर मैं आपसे हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि हमें यदि क्वेश्चन आता है, यदि हमें क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत माना गया है, वो प्राथमिक स्रोत हमारा क्या माना गया है? वो एनर्जी का जो हमारा प्राइमरी सोर्स माना जाता है वो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए लगभग 75% एनर्जी इसी के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। अगर यदि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो बॉडी को या शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को अधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वो हमारा क्या बताइए? वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और शरीर को सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है, सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलें, ये पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया। अभी बॉडी को अत्यधिक मात्रा में जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है वो कौन करा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। और शरीर को जो सबसे पहले जो एनर्जी प्राप्त हो रही है वो एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। तो बॉडी के लिए एनर्जी सबसे पहले जो मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी? वो हमारी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलेगी। और यदि मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है वो कौन करा रहा है? बॉडी के लिए वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही हमें करा रहा है। यदि मैं बात करता हूं इधर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा 1 ग्राम है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 17 किलो जूल, या मैं बात करता हूं इसके बारे में 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। दोबारा ध्यान दीजिएगा, इधर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 17 किलो जूल या 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। दोबारा ध्यान दें, इधर मैंने बताया अभी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 17 किलो जूल। यदि आपका 17 किलो जूल यदि ऑप्शन में नहीं है, 17 किलो जूल यदि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर होगा 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें 17 किलो जूल या 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इधर आगे बात करूंगा मैं। इधर एनर्जी का मैंने आपको बता दिया, ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आप नोट करते हुए चले मेरे साथ साथ। ये ऊर्जा का कैसा स्रोत है बताइए? ये ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत माना गया है या प्राथमिक स्रोत होता है। यानी हमारे लिए जो एनर्जी सबसे पहले जो प्रोवाइड होगी वो एनर्जी हमें सबसे पहले कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारी बॉडी के लिए जो लगभग 75% जो मात्रा में जो एनर्जी मिलती है बॉडी के लिए वो किससे मिलती है? वो हमारा इस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। रेशियो मैंने आपको बता दिया, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 है। ये भी मैंने आपको इससे पहले नोट कराया हुआ है।
तो ये आपको सारा का सारा यहां से लेकर के यहां तक आपको पहले नोट करना है, एंड आफ्टर देन अपन आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे। इधर चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इधर अब याद रखिए, इधर कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप हैं, मैंने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप होते हैं उन टाइप में हमारा एक पहला टाइप है कार्बोहाइड्रेट के हमारे 3 टाइप हैं। कार्बोहाइड्रेट की कितने टाइप्स है हमारे इधर? कार्बोहाइड्रेट के हमारे 3 टाइप्स है इधर। यदि मैं बात करूं इधर, सबसे पहला जो टाइप है हमारा इधर वो है हमारा इधर मोनोसैकेराइड। सबसे पहला है हमारा मोनोसैकेराइड, सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला टाइप है हमारा मोनोसैकेराइड, एंड सेकंड इज डाइसैकेराइड, और यदि मैं बात करता हूं थर्ड टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज, तो थर्ड जो टाइप है वो थर्ड टाइप हमारा कौन सा है? पहला मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, और तीसरा है हमारा इधर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड दोबारा ध्यान दीजिएगा। इधर मैंने आपको मित्रों भी बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट के हमारे कितने प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के हमारे 3 प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार के बारे में अपन बात करेंगे इधर, सबसे पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो याद रखना इसमें एक हमारी क्या होती है? ओनली सिंगल ग्लूकोज यूनिट ऑफ द प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड। केवल एक सिंगल यूनिट पाई जाती है मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज की। ये एकलक इकाई से बनता है। ये ग्लूकोज की 2 इकाइयों के आपस में ज्वाइंट होने से बनता है, और ये हमारी 2 से अधिक हमारी क्या होती हैं? ग्लूकोज इकाइयां होती हैं, उनके आपस में ज्वाइंट होने से बनता है। तो याद रखिएगा यहां से इधर मोनोसैकेराइड का मीन्स होता है एक ग्लूकोज इकाई से जो बनने वाला होता है वो हमारा मोनोसैकेराइड। 2 से बनेगा डाइसैकेराइड, और 3 से क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इधर मोनोसैकेराइड के बारे में। तो यहां मित्रों आपको ध्यान दीजिएगा, इधर मोनोसैकेराइड के अंदर आपको ध्यान देना है, मोनोसैकेराइड का जो सामान्य सूत्र होता है, मोनोसैकेराइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2ON। ये इसका सामान्य सूत्र है। मोनोसैकेराइड जो होते हैं, ये मोनोसैकेराइड का जो हमारा सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2ON। और यदि मैं बात करूं कुछ सामान्य मोनोसैकेराइड के बारे में बात कर रहा हूं मैं इधर, पहला है हमारा मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। पहला कौन सा है मित्रों? ग्लूकोज। यदि मैं बात करूं सेकंड के बारे में, सेकंड है हमारा फ्रक्टोज। इन सभी के अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। इसके अंदर भी कितना कार्बन है? इसके अंदर भी मित्रों हमारा 6 कार्बन है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, मोनोसैकेराइड में आपको ध्यान देना है, मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है CH2ON, और इसके अंदर आपको ध्यान देना है पहला है हमारा ग्लूकोज, सेकंड में बात कर रहा था इधर फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। अगला है हमारा इधर, अगला बात करेंगे गैलेक्टोज, अगला है हमारा इसके अंदर गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। अगला है हमारा इसके अंदर राइबोस। अगला कौन सा है? अगला है हमारा इधर राइबोस। मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा इधर, ये इधर है हमारा मोनोसैकेराइड और है इधर, यहां बात करेंगे अपन इधर राइबोस है हमारा इधर, ये है राइबोस, ये हमारा क्या हो गया? राइबोस। और राइबोस याद रखना इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो ये किस प्रकार की श्रृंखला मानी जाती है? ये मानी जाती है पेंटोस श्रृंखला। तो ये ध्यान दें इधर, अब आपको इधर ध्यान देना है कि मोनोसैकेराइड जो होता है उस मोनोसैकेराइड का यदि सामान्य सूत्र आपसे यदि बात करता है तो सामान्य सूत्र होता है CH2ON। और यदि आपसे बात करता है कि हमारा ग्लूकोज क्या है बताइए, तो ग्लूकोज याद रखना, ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज भी हमारा क्या है? ग्लूकोज भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है? ये भी हमारा 6 कार्बन युक्त एक मोनोसैकेराइड होता है। और यदि हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज भी क्या है? फ्रक्टोज भी एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज इज ए मोनोसैकेराइड एंड कार्बन जो होता है इसके अंदर वो कितना पाया जाता है? 6 कार्बन, 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर।
अगला है हमारा गैलेक्टोस। गैलेक्टोस जो होता है, ये गैलेक्टोस भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। राइबोस, राइबोस भी एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। राइबोस भी क्या है हमारा एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, एसिटाल्डिहाइड के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड और आएगा इसके अंदर, मोनोसैकेराइड के अंदर हमारा एक और आता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, और याद रखिएगा इधर एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये हमारा कहलाता है ट्रायोस। क्या कहलाएगा मित्रों, ये हमारा कहलाएगा ट्रायोस। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रायोस। क्या कहलाएगा ये ट्रायोसो, यानी 3 कार्बन होते हैं इसके अंदर। ये राइबोस हमारा एक पेंटा कार्बन वाला होता है, पेंटो सरकरा है। ग्लूकोज मैंने बताया आपको, ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन वाला है। दीज आर ऑल ऑफ द 6 कार्बन कंपाउंड्स, ये 6 कार्बन वाला हमारा क्या होता है, पदार्थ होते हैं। अब बात करूंगा मैं सबसे पहले किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। इनके बारे में अपन पीछे बात करेंगे इधर, तो यहां पहले मैं बात कर लेता हूं इधर। ये हमारा पहला है ग्लूकोज। हम डाइसैकेराइड के बारे में पीछे बात करेंगे इधर, पहले हमारा बात करना है हमें किसके बारे में, हम बात करना चाह रहे हैं इधर ग्लूकोज के बारे में। तो याद रखिएगा मित्रों, इधर हमारी जो शरीर के लिए जो सबसे पहले जो तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड कराने का जो काम करता है बॉडी के लिए, बॉडी के लिए तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है। तो याद रखें इधर ग्लूकोज के द्वारा शरीर को, ग्लूकोज के द्वारा शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तुरंत ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। ग्लूकोज के द्वारा शरीर को कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज के द्वारा हमें तुरंत ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। और यदि मैं बात करता हूं ग्लूकोज में, तो 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है, 1 ग्राम ग्लूकोज से, 1 ग्राम ग्लूकोज से बताइए कितनी एनर्जी प्रोवाइड होगी, 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है किसके द्वारा बताइए, 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है। इस 1 ग्राम ग्लूकोज के द्वारा हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, इस 1 ग्राम ग्लूकोज के द्वारा, इस 1 ग्राम ग्लूकोज के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमारी बॉडी के लिए लगभग 17 किलो जूल एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है। और यहां मैं बात कर रहा हूं इधर, ये कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है हमारा मोनोसैकेराइड। यानी मोनोसैकेराइड में जो हमारा ग्लूकोज है जो कि एक 6 कार्बन वाला होता है, इसमें यदि हम बात करेंगे तो ये 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है, इस 1 ग्राम ग्लूकोज के द्वारा हमारे लिए कितना एनर्जी मिलेगा, इस 1 ग्राम ग्लूकोज के द्वारा हमारी बॉडी के लिए 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, प्रोवाइड होती है। हम बात करेंगे इधर फ्रक्टोज के बारे में। किसके बारे में मित्रों, फ्रक्टोज के बारे में बात करेंगे अपन इधर। तो मैं यहां बताना चाहूंगा आपके लिए, जो फ्रक्टोज होता है, आप इसको नोट कर सकते हो यहां से इधर। चले मित्रों इधर अब बात करते हैं इधर फ्रक्टोज के बारे में। डाइसैकेराइड हमें पीछे बात करना है इधर। अब हम बात करेंगे, नाउ वी आर टीचिंग फ्रक्टोज। अब हम यहां बात करने वाले हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो फ्रक्टोज होता है ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही से पुटअप होता है, कैसे, देखें जरा इधर, एक क्वेश्चन तो हमारा यही से बनेगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान दें कि फ्रक्टोज बताइए किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये एक प्रकार का कैसा कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और यदि हम बात करते हैं इसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, तो ये हमारी फ्रूट के अंदर, फल के अंदर, फल एवं
शहद के अंदर, फल एवं शहद के अंदर पाई जाने वाली शर्करा, पाई जाने वाली शर्करा है। प्रिय मित्रों ध्यान दें इधर, प्रिय मित्रों कि मैंने आपको बताया अभी कि फ्रूट एवं शहद के अंदर, फल एवं शहद के अंदर जो हमारी पाई जाती है, वो पाई जाने वाली जो शुगर है वो हमारी एक मोनोसैकेराइड शुगर होती है, जिसका नाम क्या है, फ्रक्टोस होता है। फ्रक्टोस फ्रूट एवं शहद के अंदर पाई जाने वाली एक प्रकार की कैसी शुगर है बताइए? ये एक प्रकार की मोनोसैकेराइड शुगर होती है। ये एक प्रकार का मोनोसैकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि फ्रक्टोस निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हमारा यदि होगा फ्रक्टोस मिलेगा, या तो आपको या फिर ग्लूकोज मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे इधर, या फिर आपको यहाँ पे गैलेक्टोज हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे गैलेक्टोज मिलेगा। और यदि क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी के लिए तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा है, तो तात्कालिक ऊर्जा हमारी बॉडी के लिए, तात्कालिक का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला। तो हमारी बॉडी को तुरंत या तात्कालिक जो ऊर्जा अवेलेबल कराने वाला जो कंपाउंड है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा ग्लूकोज होता है। कौन सा है मित्रों? ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे इधर किसके बारे में, गैलेक्टोस के बारे में। आप इसको नोट करते हो चले साथ साथ में। मैंने आपको बताया दिया इधर एसिटाल्डिहाइड में, मैंने आपको बताया अभी ट्रायोस जो होता है 3 कार्बन युक्त होता है। एसिटाइल इज ए मोनोसैकेराइड, ये एसिटाल्डिहाइड भी हमारा एक मोनोसैकेराइड है। एक मैंने आपको बताया मित्रों इधर राइबोस, राइबोस हमारा ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, और ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का मित्रों मोनोसैकेराइड होता है। और ये सारे के सारे हमारे किस में पढ़ रहे हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं इधर। अच्छा आगे चलते हैं मित्रों, इधर आगे हमारा इधर आगे बात करूंगा मैं इधर गैलेक्टोस के बारे में। किसके बारे में? अगला है हमारा इधर गैलेक्टोस, अगला है हमारा इधर गैलेक्टोस, गैलेक्टोस अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा मित्रों इधर गैलेक्टोस। एक चीज आपको यहां पे ध्यान देना है इधर, ये जो गैलेक्टोस होता है ये हमारा काय के अंदर मिलेगा आपको, दूध के अंदर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोस। दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर का नाम क्या है मित्रों? दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर का नाम होता है लैक्टोस शुगर। ये हमारी मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर होती है। अतः इस शुगर को मैंने क्या नाम दिया, ये शुगर हमारी कहलाती है मिल्क शुगर। तो दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर का नाम क्या है मित्रों? दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर का नाम होता है फ्रक्टोस शुगर होती है, सॉरी लैक्टोस शुगर जो होती है ये हमारे मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर होती है। अब यहां मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा इधर कि जो लैक्टोस होता है, ये लैक्टोस क्या काम करेगा, ये लैक्टोस जो हमारे दूध के अंदर होता है, लैक्टोस, प्रिय मित्रों ध्यान दें इधर, लैक्टोस हमारा काय के अंदर पाया जा रहा है, लैक्टोस हमारा पाया जा रहा है मिल्क के अंदर। और ये किस एंजाइम की हेल्प से, ये लैक्टेस एंजाइम की सहायता से, ये लैक्टेस एंजाइम की सहायता से ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। क्वेश्चन बनता है हमारा यहां से इधर कि लैक्टोस शुगर हमारी किसके अंदर पाई जाती है, मिल्क के अंदर पाई जाती है। और ये लैक्टोस शुगर लैक्टेस एंजाइम की सहायता से ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस किसके अंदर, गैलेक्टोस के अंदर। आपको याद कैसे करना है, आपको याद रखना है LGG, आपको यहां पर ये याद करना है LGG। L का मतलब होता है लैक्टोस शुगर। लैक्टोस शुगर हमारी मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर है मित्रों। तो लैक्टोस शुगर लैक्टेस एंजाइम की हेल्प से ये हमारी काय में कन्वर्ट हो जाएगी बताइए, ये ग्लूकोज, जी का मतलब हो गया ग्लूकोज और इस जी का मतलब क्या हो गया, गैलेक्टोस। तो ये लैक्टोस शुगर जो मिल्क के अंदर पाई जाती है, ये लैक्टेस एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज प्लस काय के अंदर, गैलेक्टोस के अंदर। तो एक चीज आपको यहां याद रखना है कि दूध के अंदर पाया जाता है कौन सा बताइए, कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोस शुगर पाई जाती है।
और दूध को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदलने वाला जो हमारा एंजाइम है वो एंजाइम हमारा लैक्टेस एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम है? वो हमारा लैक्टेस एंजाइम है जो लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। आपको याद करना है ट्रिक से, LGG, L का मतलब लैक्टोज शुगर और G का मतलब ग्लूकोज हो गया और G का मतलब गैलेक्टोज हो गया। चलिए मित्रों, हम यहाँ मिल्क से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूं। इधर ये धीरे धीरे आप मेरे साथ साथ इनको नोट करते हुए चलें इधर, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इधर मैं आपको और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे बताने वाला हूं। इधर यहाँ मिल्क के बारे में अपन बात कर रहे हैं इधर, तो याद रखना भेड़ का जो दूध होता है, भेड़ जो होती है जंतुओं के अंदर मैं बात कर रहा हूं। इधर जो भेड़ होती है, भेड़ के दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। हम जंतुओं के बारे में यदि बात करें तो, यदि हम जंतुओं के बारे में बात करें तो भेड़ का जो दूध होता है उस भेड़ के दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये तो हो गया एनिमल के लिए हो गया। और यदि मैं बात करता हूं किसके, वनस्पति के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं इधर, तो वनस्पति के लिए आपको याद रखना है इधर, वनस्पति में सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन जो होता है एक गुड सोर्स ऑफ द सोयाबीन इज ए गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन इन जो हमारी वनस्पतियां होती हैं, इन वनस्पतियों के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन का जो स्रोत माना गया है वो सोयाबीन माना गया है। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, जंतुओं के यदि क्षेत्र में अपन बात करते हैं तो हमें यहां ध्यान रखना होगा इधर मित्रों कि भेड़ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं इधर आगे। यहां पर हम मिल्क से रिलेटेड और कोई और कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको। इधर याद रखें इधर आप कि जो मिल्क होता है, मिल्क यानी दूध जो होता है, इस दूध का जो पीएच लेवल होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.6। दूध का जो पीएच मान होता है, ताजा कड़ा हुआ जो दूध होता है, जो फ्रेश जो दूध होता है, ताजा कड़ा हुआ जो दूध होता है, उस ताजा कड़े हुए दूध का जो पीएच लेवल होता है वो 6.6 होता है मित्रों। और यदि दूध से जब दही बन जाता है तो दही का जो पीएच होता है वो आधा कर दीजिएगा आप इसका, ये हो जाएगा 3.3। तो दही का पीएच लेवल कितना हो गया? दही का पीएच मान हो गया 3.3। और जो ताजा कड़ा हुआ दूध है, मिल्क है, उसका पीएच मान कितना हो गया? उसका पीएच मान मित्रों हो गया 6.6। तो ये सम पीएच वैल्यू ऑफ द मिल्क एंड कर्ड। ये दही का पीएच मान 3.3 और मिल्क के बारे में अपन बात कर रहे हैं इधर, तो मिल्क का जो पीएच लेवल होता है, मिल्क का पीएच मान 6.6 होता है। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं अपन इधर। यहां हम बात करने वाले हैं इधर गैलेक्टोस हमारा कंप्लीट हो चुका है, इधर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हमारा मोनोसैकेराइड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मोनोसैकेराइड हमारा क्या हो गया? मोनोसैकेराइड हमारा कंप्लीट हो गया इधर। अब अपन यहां पे बात करने वाले हैं, अब यहां पर अपन बात करने वाले हैं डाइसैकेराइड के बारे में। हम बात करेंगे डाइसैकेराइड। इस डाइसैकेराइड के बारे में हम बात करने वाले हैं इधर। ये डाइसैकेराइड जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो ग्लूकोज इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है। कौन बनता है? डाइसैकेराइड। तो दो ग्लूकोज इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है। कौन बनता है? ये दो ग्लूकोज इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है। कौन बनता है? डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है दो। डाई का मीन्स आपको याद रखना है कि डाई का मीन्स क्या हो गया? डाई का मीन्स हो गया दो। तो दो ग्लूकोज इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनने वाला जो कंपाउंड है वे हमारे कहलाते हैं डाइसैकेराइड के नाम से उनको जाना जाता है। इसके अंदर हमारे क्या क्या चीज आएंगी? इसके अंदर डाइसैकेराइड के अंदर मित्रों, डाइसैकेराइड के अंदर हमारा आएगा, डाइसैकेराइड के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आएंगी? इधर देखिए, इधर डाइसैकेराइड में सबसे पहला आएगा हमारा माल्टोस। सबसे पहले आएगा माल्टोस शुगर, माल्टोस शुगर ये आएगी हमारी इसके अंदर। और एक आएगा सुक्रोस,
एक हमारा क्या आएगा इसके अंदर, एक आएगा लैक्टोस, जिसके बारे में हमने अभी हाल ही में पढ़ा है। ये हमारा किसके अंदर आएगा, ये आएगा लैक्टोस जो है, लैक्टोस इज ए डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोस एक प्रकार का कौन सा वो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस इज द डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोस एंड सुक्रोज एंड माल्टोस, ये तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं, ये तीनों के तीनों हमारे डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब हम यहां बात करेंगे माल्टोस के बारे में, तो यहां आपको ध्यान दें, इधर ये हमारा जो पाया जाता है, ये पाया जाता है जौ के अंदर। माल्टोस जो शुगर होती है ये पाई जाती है जौ आदि के अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर पाई जाने की वजह से ये हमारी कहलाती है माल्ट शुगर। तो याद रखें मित्रों, जौ के अंदर किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, जौ के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो पाई जाती है माल्टोस शुगर। और माल्टोस हमारा काई का टाइप हो गया, माल्टोस इज ए डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। माल्टोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है, ये डाइसैकेराइड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक सेकंड टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है। यानी डाइसैकेराइड जो होता है, ये जौ जो होता है इसके अंदर कौन सा डाइसैकेराइड पाया जाता है, जौ के अंदर माल्टोस डाइसैकेराइड प्रेजेंट होता है। और इस माल्टोस शुगर को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, जिसका नाम है माल्ट शुगर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इधर यहां अगला है हमारा सुक्रोस है। इस सुक्रोस के बारे में बात करेंगे। ये जो सुक्रोस है ये हमारी काय के नाम से जानी जाती है, ये सुक्रोस हमारी एक विशेष नाम से जानी जाती है, इसे टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। ये हमारी जो कहलाएगी ये टेबल शुगर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां मित्रों हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि टेबल शुगर के नाम से कौन सी शुगर को जाना जाता है, या निम्न में से टेबल शुगर कौन सी है, तो टेबल शुगर के नाम से सुक्रोस को जाना जाता है। एक हमारा यहां से क्वेश्चन और बनता है कि जो सुक्रोस है, ये सुक्रोस हमारा काय का प्रकार है, सुक्रोस हमारा डाइसैकेराइड का प्रकार होता है। यानी सुक्रोस एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। लैक्टोस के बारे में मैंने आपको अभी हाल ही में बताया है मित्रों कि लैक्टोस जो होता है, अच्छा एक बात और ये जो हमारा सुक्रोस है, इस सुक्रोस के बारे में हम बताना चाह रहे थे आपको। ये चावल जो होता है, चावल के अंदर भी हमारा क्या मिलेगा, चावल के अंदर भी हमारा माल्टोस मिलेगा। चावल के अंदर भी जो है चावल है, इन सभी के अंदर हमारी कौन सी शुगर पाई जाती है, माल्ट शुगर या माल्टोस शुगर पाई जाती है। दोनों में ध्यान रखिएगा। इधर ये माल्टोस शुगर जो होती है, माल्टोस शुगर को मैंने एक नाम दिया है माल्ट शुगर, ये पाई जाती है जौ के अंदर पाई जाती है। और चावल के अंदर भी हमारी कौन सी शुगर पाई जाती है, इस चावल के अंदर भी जो हमारी शुगर पाई जाती है, वो चावल के अंदर हमारी माल्टोस शुगर क्या पाई जाती है, प्रेजेंट रहती है। अब यहां हम बात करेंगे इधर कि जो माल्टोस होता है, ये माल्टोस किस एंजाइम की सहायता से कौन सी एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये कैसे काय में कन्वर्ट होगा। तो ये माल्टोस जो होता है, मैं यहां लिख रहा हूं इधर माल्टोस, ये माल्टेस एंजाइम की हेल्प से, माल्टेस एंजाइम, माल्टोस जो होता है ये माल्टेस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। अब यहां आपको एक बात ध्यान देने का है, क्या बताइए, यहां ग्लूकोज की कितनी इकाई आ रही है बताइए, यहां ग्लूकोज की 2 यूनिट आ रही है इधर। तो बताइए 2 यूनिट किसके अंदर आएंगी, 2 का मतलब क्या हो गया, डाई हो गया। तो बताइए ये हमारा माल्टोस किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें 2 ग्लूकोज की इकाइयां होने की वजह से ये हमारा डाइसैकेराइड के अंदर आएगा। तो ये हमारा जो है माल्टोस एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। क्यों, क्योंकि माल्टेस एंजाइम की हेल्प से ये ग्लूकोज की 2 यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक सिंगल यूनिट ये हो गई ग्लूकोज और सेकंड वाली यूनिट हमारी ये ग्लूकोज। तो बताइए 2 ग्लूकोज की इकाइयां प्रेजेंट होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि 2 ग्लूकोज की इकाइयों के आपस में जुड़ने से हमारा बनता है डाइसैकेराइड। और यहां माल्टोस जो होता है ये शुगर है, ये माल्टेस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। अब आपको यहां एक बात और ध्यान देना है कि ये जो माल्टेस एंजाइम है, ये जो माल्टेस एंजाइम है प्रिय मित्रों, ये माल्टेस एंजाइम ये हमारा पाया जाता है, ये रिलीज किया जाता है हमारे आंत्र के द्वारा, इसको रिलीज किया जाता है।
उसी प्रकार से हमारा ये सुक्रोज है, सुक्रोज जो होता है ये इसके लिए जो एंजाइम काम करेगा, इस पर जो एंजाइम रिएक्ट करेगा वो सुक्रेज एंजाइम रिएक्ट करेगा और ये भी हमारा कहाँ से निकाला जाता है, रिलीज कहाँ से होता है, छोटे आंत से। ये हमारे आंतों के द्वारा निकाले जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और उन्हीं एंजाइमों में से हमारा एक मेन एंजाइम है माल्टेस। ये माल्टेस हमारा छोटी आंत के द्वारा रिलीज किया जाने वाला एंजाइम होता है, इंटेस्टाइन पार्ट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और इधर भी हमारा लैक्टेस एंजाइम है, ये लैक्टेस एंजाइम भी रिलीज किया जाता है कहां पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन वाले पार्ट के द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं। प्रिय मित्रों, आगे मैं आपको बताने जा रहा था इधर कि जो लैक्टोस है, ये लैक्टोस भी एक प्रकार की किस प्रकार की शुगर है, ये डाइसैकेराइड शुगर है। और ये लैक्टेस एंजाइम की हेल्प से, लैक्टेस एंजाइम मैंने अभी आपको बताया कि लैक्टेस एंजाइम भी हमारा कहां से रिलीज किया जा रहा है, ये छोटी आंत यानी आंत वाले हिस्से के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये कन्वर्ट कर देता है लैक्टोस को। बताइए कहीं में कन्वर्ट करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस ये कन्वर्ट करेगा मित्रों, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखें, लैक्टोस जो कि एक प्रकार की मिल्क शुगर है, दूध के अंदर पाई जाती है और ये लैक्टेस जो होता है एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब हम यहाँ आगे बात करेंगे, यहाँ मिल्क से संबंधित अब मेरे कुछ क्वेश्चंस और रह गए यहाँ पे आपको बताने के लिए। तो मैं यहाँ आपको बता रहा था अभी कि मैं बताया था आपको भी कि 6.6 जो पीएच लेवल होता है, 6.6 ये मिल्क का पीएच लेवल होता है। और याद रखें, मैंने बताया था कि माँ के दूध के अंदर, माँ का जो मिल्क होता है, माँ का जो पहला मिल्क होता है, माँ का जो पहला जो मिल्क होता है या पहला जो दूध होता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोलेस्ट्रम कहलाएगा। कोलेस्ट्रम यदि ऑप्शन में यदि नहीं दिया गया होता है तो आपको वहां लिखना है खीस। माँ का जो पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर कि माँ का जो दूध होता है उस माँ के मिल्क के अंदर, माँ के मिल्क के अंदर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। माँ के मिल्क के अंदर पाई जाने वाली उस एंटीबॉडी का नाम है IgA। IgA ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है चाइल्ड के अंदर, ये बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराने का काम करती है, रोगों से लड़ने में हेल्प करती है बच्चे की। अतः माँ का दूध लगभग 6 माह तक बच्चे को पिलाना अति आवश्यक माना गया है, जरूरी माना गया है। WHO के अकॉर्डिंग 6 महीने तक माँ को बच्चे के लिए स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि माँ के स्तन में जो दूध रिलीज किया जा रहा है उस दूध के अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, माँ के मिल्क के अंदर जो हमारा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, तो मदर मिल्क के अंदर पाए जाने वाला जो एंटीबॉडी है वो हमारा है IgA। ठीक है मित्रों, आगे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इधर पॉलीसैकेराइड के बारे में। चलिए मित्रों, हम बात करेंगे यहाँ पे इधर पॉलीसैकेराइड के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, अच्छा एक बात जरा ध्यान दीजिएगा इधर, पॉलीसैकेराइड मैंने आपको बताया था कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉलीसैकेराइड में जो हमारे कार्बन के जो हमारे ग्लूकोज की जो इकाइयां होती हैं वो लगभग हमारी अनेक इकाइयां जुड़ी रहती हैं। इन अनेक इकाइयों की, ग्लूकोज इकाइयों के आपस में जुड़ने से, ग्लूकोज की अनेक इकाइयों के आपस में जुड़ने से, ग्लूकोज की अनेक इकाइयों के जुड़ने से क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। और पॉलीसैकेराइड एक प्रकार का काय का प्रकार है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्या माना जाता है, प्रकार माना जाता है। मित्रों यहां पर यदि हम बात करें सामान्य सूत्र के बारे में, सामान्य सूत्र क्या है इसका, तो सामान्य सूत्र होता है C6H11O5, C6H11O5N। ये हमारा सामान्य सूत्र कभी कभी पूछा जा सकता है या कभी कभी पूछ लिया भी जाता है कि निम्न में से पॉलीसैकेराइड का सूत्र कौन सा है। तो निम्न में से पॉलीसैकेराइड का यदि सूत्र में यदि हमारा ऑप्शन आता है C6H11O5,
तो ये हमारा क्या का फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, ये सामान्य सूत्र किसका हो गया, ये पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है C6H11O5, C6H11O5। और इसी क्रम में मैं आपको डाइसैकेराइड का भी बता देता हूं। डाइसैकेराइड का होता है C12H22O11 और इसका मैंने आपको सूत्र बता ही दिया, ये होता है CH2ON। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का प्रिय मित्रों क्या हो गया, CH2ON, ये हमारा तो होता है मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला हो गया। डाइसैकेराइड का हो गया C12H22O11। और यदि हम पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें इधर, तो पॉलीसैकेराइड का जो सामान्य सूत्र होता है प्रिय मित्रों, ये पॉलीसैकेराइड का जो सामान्य सूत्र है वो होता है C6H11O5। C6H11O5 ये हमारा कॉमन फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, ये पॉलीसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला हो गया। हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां बात करेंगे कि यहां हमारा पॉलीसैकेराइड के जो है कौन कौन से पॉलीसैकेराइड हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां मैं इसको यहां से रेस कर रहा हूं दोबारा से इधर, और आपको बताना जा रहा हूं इधर में पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हमारे इधर। तो देखें मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च हमारा क्या है, स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड होता है। सबसे पहला जो हमारा पॉलीसैकेराइड है वो कौन सा है, वो है हमारा स्टार्च है। कौन सा है, स्टार्च जो है ये हमारा क्या है, स्टार्च हमारा एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। और स्टार्च की जो मात्रा पाई जाती है, स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है आलू के अंदर। स्टार्च सर्वाधिक मात्रा में किसके अंदर पाया जाता है, आलू के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है मित्रों, स्टार्च की मात्रा हमारी किसके अंदर पाई जाती है, ये आलू के अंदर पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे इधर, ये जो स्टार्च होता है ये पादपों के अंदर, पादपों में जो संचित भोजन होता है, पादपों के अंदर जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। तो पादपों के अंदर संचित भोजन काय के फॉर्म में पाया जाता है, पादपों के अंदर संचित भोजन हमारा स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इधर देखिए, इधर देखो पादपों में जो संचित भोजन है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टार्च कहलाएगा। और ये संचित भोजन हमारा किसके अंदर पाया जाता है, ये लीफ के अंदर पाया जाता है। तो याद रखना मित्रों कि पत्तियां जो होती हैं, उन पत्तियों के अंदर जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च या मंड होता है। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे इधर, तो यहाँ सेकंड इसका जो है, सेकंड जो हमारा पॉलीसैकेराइड है वो है हमारा सेलुलोज। सेकंड हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है मित्रों, वो सेकंड हमारा जो है वो है हमारा सेलुलोज। पहला हमारा कौन सा हो गया, पहला हमारा स्टार्च हो गया। सेकंड हम यहां बात करने वाले हैं, सेकंड हमारा कौन सा है, सेलुलोज। सेकंड कौन सा है हमारा इधर, सेकंड है हमारा सेलुलोज। और सेलुलोज को आगे बढ़ाएंगे इधर हम। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज जो होता है ये शुद्धतम अवस्था में, एक क्वेश्चन बनता है हमारा यहां से, इसका जो शुद्धतम रूप होता है वो काय के अंदर पाया जाता है, कपास के अंदर। सेलुलोज का जो हमारा शुद्धतम रूप होता है वो हमारा किसके अंदर पाया जाता है, कपास के अंदर पाया जाता है मित्रों। और यहां कपास जो होता है, कपास का यदि हम वानस्पतिक नाम के बारे में यदि मैं बात करूं इधर, वानस्पतिक नाम, तो इसका होता है, कपास का वानस्पतिक नाम होता है गॉसिपियम स्पीसीज। कपास का जो बॉटनिकल नेम होता है, कपास का बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम स्पीसीज। ये इसका सेलुलोज जो होता है शुद्धतम अवस्था में पाया जाता है कपास के अंदर। और याद रखना कपास का जो बॉटनिकल नेम होता है वो गॉसिपियम स्पीसीज होता है। पादपों की जो सेल वॉल होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति का निर्माण भी कौन करेगा, इस कोशिका भित्ति का निर्माण भी कौन करता है, सेलुलोज करता है। तो पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करेगा, पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण भी कौन करता है, पादपों की जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका निर्माण भी सेलुलोज के द्वारा होता है। एनिमल के अंदर, प्लांट एनिमल के अंदर सेलुलोज नहीं पाई जाती, ये केवल प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। हमारे अंदर ये सेल वॉल नहीं पाई जाती, केवल हमारे अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल केवल हमारी पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और याद रखना मित्रों, एक क्वेश्चन हमारा यहां से भी बनता है कि जो सेलुलोज होता है,
सेलुलोज जो ये हमारा सेलुलोज है, इसका पाचन केवल और केवल एनिमल्स के अंदर होता है। सेलुलोज का जो पाचन होता है ये केवल काय के अंदर होता है, ये हमारा एनिमल्स के अंदर होता है। हमारे अंदर यानी ये केवल एनिमल के अंदर इसका क्या होता है, पाचन होता है। हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। हम घास खाने वाले जितने भी जंतु होते हैं, ये घास खाने वाले जितने भी जंतु होते हैं, उन घास खाने वाले जो जंतु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, उनके अंदर ही हमारे यानी घास खाने वाले जितने भी एनिमल हैं, उन सभी घास खाने वाले जंतुओं के अंदर सेलुलोज का पाचन होता है, क्योंकि वहां इस सेलुलोज को पचाने वाले क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। इधर ज्यादा बात करेंगे, सेलुलोज जो होता है ये पाया जाता है घास के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? सेलुलोज की जो मात्रा पाई जाती है वो घास के अंदर पाई जाती है। यानी जितना भी चारा खाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, उन चारा खाने वाले एनिमल्स के अंदर हमारा क्या होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। मानव के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। एक क्वेश्चन और बन गया हमारा यहां से अभी कि जो घास खाने वाले जितने भी हमारे एनिमल हैं, या ये जितने भी हमारे जुगाली करने वाले जितने भी हमारे एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल हमारे कहलाते हैं रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं। दोबारा ध्यान दें मित्रों, इधर जितने भी हमारे जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, इन्हें जुगाली करने वाले सभी एनिमल्स को मैंने क्या नाम दिया, ये जुगाली करने वाले जंतु जो हमारे क्या कहलाएंगे, ये रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं। कौन सी जंतु कहलाएंगे मित्रों? ये रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं, जो हमारा घास का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। जुगाली करने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, इन जुगाली करने वाले सभी एनिमल को हमने काय में रखा है, रूमिनेंट में रखा है। और सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का कैसा हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, ये हमारा एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। सेलुलोज एक काय का प्रकार है, पॉलीसैकेराइड का प्रकार है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर है। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारा आएगा सेलुलोज। और याद रखना, सेलुलोज का जो पाचन होता है ये घास खाने वाले एनिमल्स के अंदर होता है, और जुगाली करने वाले जितने भी एनिमल होते हैं प्रिय मित्रों, ऐसे एनिमल्स हमारे रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं। और एक बात और यहाँ एक्स्ट्रा में मैं आपको बताने जा रहा हूं इधर, कि जो एनिमल होते हैं, घास खाने वाले जितने भी जंतु होते हैं, घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, घास खाने वाले जितने भी जंतु होते हैं, ये जंतु, इनका जो आमाशय होता है, आमाशय का मतलब इनका पेट, इनका आमाशय 4 भागों में बटा रहता है। दोबारा ध्यान दें, इधर घास खाने वाली जितने भी हमारे एनिमल होते हैं, चाहे वो गाय है चाहे भैंस है, उनका जो आमाशय होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, वो हमारा 4 भागों में डिवाइड रहता है। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ेंगे इधर इस टॉपिक को पूरा करते हुए। ये हमारा पॉलीसैकेराइड के अंदर हमारा सेलुलोज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पॉलीसैकेराइड के अंदर पहला स्टार्च हो गया, सेकंड हमारा सेलुलोज हो गया। अगला हमारा बचता है इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इसका पॉलीसैकेराइड के अंदर आएगा। पॉलीसैकेराइड के अंदर अगला है हमारा ग्लाइकोजन, अगला है हमारा इसके अंदर ग्लाइकोजन। मैंने आपको मित्रों बताया अभी कि जो पादपों के अंदर जो संचित भोजन है, पादपों में संचित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। और यदि मैं बात करता हूं एनिमल के बारे में, तो जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। जंतुओं में संचित भोजन कौन सा होता है? जंतुओं के अंदर संचित भोजन क्या होता है? जंतुओं के अंदर संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। प्रिय मित्रों, पॉलीसैकेराइड के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? पॉलीसैकेराइड के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा है ग्लाइकोजन, स्टार्च पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा है सेलुलोज, और तीसरा जो है हमारा पॉलीसैकेराइड के अंदर वो क्या है? ग्लाइकोजन। तो याद रखना, जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर पाया जाता है? ग्लाइकोजन का संग्रह किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर, यकृत के अंदर होता है।
ग्लाइकोजन का जो संग्रह है वो हमारा काय के अंदर होता है, लीवर या यकृत के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, अब यहां पर ग्लाइकोजन वास्तव में है क्या, ग्लाइकोजन कैसे कन्वर्ट हुआ? प्रिय मित्रों, जब हमारी बॉडी के अंदर अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज बनना प्रारंभ हो जाता है, माना कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम किसकी, ग्लाइकोजन की, या 100 ग्राम ग्लूकोज की हमें आवश्यकता है। हमारी बॉडी को 100 ग्राम किसकी आवश्यकता है, ग्लूकोज की आवश्यकता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कितना बन गया, 200 ग्राम बन गया। बताइए मित्रों, क्या वो 100 ग्राम हमारे लिए काम का है क्या? वो 100 ग्राम हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हमारे लिए केवल आधी मात्रा काम की है और आधी मात्रा कोई काम की नहीं है। क्या उस कंडीशन में उस बचे हुए 100 ग्राम को हम फेंकेंगे क्या? हमारी बॉडी क्या करती है, उस जैसे माना कि मैंने बताया अभी हमारे लिए हमारी बॉडी में 200 ग्राम बन गया, 100 ग्राम का तो हमारी बॉडी के द्वारा यूज हो रहा है, लेकिन बाकी का 100 ग्राम कहां पे जाएगा? इस बाकी के बचे हुए 100 ग्राम को हमारी बॉडी क्या करती है, एक हमारा विशेष प्रकार का हार्मोन होता है, जिस हार्मोन का नाम है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ये हमारा एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, ये अधिक बने हुए ग्लूकोज को, अधिक मात्रा में बने ग्लूकोज को, बताइए मित्रों, क्या में कन्वर्ट करेगा? ये अधिक मात्रा में बने हुए ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में क्या कर देता है, बदल देता है। ये अधिक मात्रा में बने हुए ग्लूकोज को क्या में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, और इंसुलिन आपको पता होगा ये निकाला जाता है कहां से, ये अग्नाशय के द्वारा निकाला जाता है। इंसुलिन कहां से रिलीज किया जा रहा है मित्रों? ये इंसुलिन जो होता है हमारा, ये अग्नाशय के द्वारा क्या होता है, ये इंसुलिन जो हार्मोन है ये अग्नाशय के द्वारा रिलीज किया जाने वाला क्या होता है, हार्मोन होता है। और ये क्या काम करेगा, ये हमारा काम करेगा, इंसुलिन का काम होता है, इंसुलिन का काम होता है अधिक मात्रा में बने ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर। और ये ग्लाइकोजन हमारा कहां जमा हो जाता है, ये हमारा जमा हो जाता है मित्रों लीवर या यकृत के अंदर। ये ग्लाइकोजन हमारा जमा हो गया लीवर या यकृत के अंदर। और आपको पता है यकृत जो होता है, ये यकृत इसका स्टोर करता है ग्लाइकोजन का। ये हमारी संचित भोजन यानी हमारे बॉडी का जो स्टोर फूड होता है वो कहां पर पाया जाता है, यकृत के अंदर। कौन सी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है। और यदि प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट के अंदर जो हमारा संचित भोजन है, प्लांट के अंदर संचित भोजन पाया जाता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर संचित भोजन लीफ या पत्ती में स्टार्च या मंड की फॉर्म में पाया जाता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इधर। अगला हमारा एक पॉलीसेकेराइड के अंदर टॉपिक बचा हुआ है या एक पॉइंट बचा हुआ है, वो है हमारा इधर काइटिन। ये पॉलीसेकेराइड के अंदर आएगा हमारा इधर काइटिन। तो प्रिय मित्रों ध्यान दें इधर, काइटिन एक प्रकार का कौन सा कार्बोहाइड्रेट है बताइए? काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड, काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है मित्रों? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और याद रखना जितने भी हमारे आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी हमारे आर्थ्रोपोडा संघ के क्या होते हैं, जंतु होते हैं, उनका जो कंकाल होता है वो कंकाल हमारा काय के द्वारा बनता है, वो हमारा काइटिन के द्वारा बनता है। अब बात ये आती है कि आर्थ्रोपोडा संघ वास्तव में है क्या? याद रखें मित्रों, ये आर्थ्रोपोडा जो संघ है, ये आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ माना जाता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ माना जाता है वो संघ माना जाता है हमारा कौन सा, वो आर्थ्रोपोडा को माना जाता है। और यदि हम वर्ग के बारे में बात करें कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो याद रखना, वो वर्ग है इंसेक्टा वर्ग। इंसेक्टा वर्ग का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कीड़े मकोड़े आएंगे। तो याद रखें मित्रों, यदि क्वेश्चन आएगा हमारा इधर
कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा, आपको टिक लगाना है इंसेक्टा वर्ग के ऊपर। और यदि क्वेश्चन आता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा होता है, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से जंतु आएंगे, जैसे हमारा मकड़ी है, बिच्छू है, ठीक है, मच्छर है, ये जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े हैं, ये जितने भी मैंने आपको बोले हैं, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। और इसी के अंदर हमारा एक वर्ग आता है इंसेक्टा वर्ग, ठीक है। तो यदि वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, आंसर आपका होगा इंसेक्टा वर्ग होगा। और यदि क्वेश्चन आया कि आर्थ्रोपोडा वह कौन सा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ माना गया वो कौन सा माना गया है, आर्थ्रोपोडा माना गया है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का जो कंकाल होता है, उस कंकाल का निर्माण प्रिय मित्रों काइटिन नामक कंकाल, यानी काइटिन का जो कंकाल पाया जाता है, काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, इसका क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में, ठीक है। अब यहां एक क्वेश्चन और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, इधर आर्थ्रोपोडा जो होता है, इस आर्थ्रोपोडा के अंदर मकड़ी, बिच्छू वगैरह ये सारे के सारे हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। मैं लिख देता हूं, मकड़ी, मच्छर, बिच्छू, ये सारे के सारे हमारे कह के अंदर आएंगे, बताइए, आर्थ्रोपोडा के अंदर। और ये आर्थ्रोपोडा जो नाम दिया गया, ये दिया गया था, एक वैज्ञानिक थे हमारे वान सीबोल्ड, ये वान सीबोल्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये हमारा दिया गया। वान सीबोल्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा कौन सा वर्ड दिया गया, ये आर्थ्रोपोडा शब्द दिया गया। और आर्थ्रोपोडा हमारा कह के अंदर आएगा, ये हमारा पॉलीसेकेराइड के अंदर आएगा। तो प्रिय मित्रों यहां पर हमारा ये पॉलीसेकेराइड टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है ये पूरा होता है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उस वीडियो में अपन लिपिड या वसा के बारे में प्रिय मित्रों बात करेंगे, ठीक है। मैं इसके अलावा कल हमारा जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वसा संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो पूरा यदि हो जाएगा कल, तो उसके बाद हम एक दिन आपको ये सारे के सारे जो हमारा बैलेंस डाइट वाला टॉपिक है ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे रोग आएंगे, उन रोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो हमारा अगला जो है नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा वीडियो जो स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए प्रिय मित्रों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, सुबह आपको 9 बजे हम मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।